Hello everyone, this is Sagar Tayal, one of the faculties of Pathshala classes who will be teaching you Indian Contract Act. Indian Contract Act is a part of legal reasoning. Broadly, legal reasoning comprises of four subjects, that is Indian Contract Act, Law of Torts, Indian Constitution and Indian Penal Code. And I, as one of the faculties of Pathshala classes, would be teaching you Indian Contract Act. तो आइए शुरू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. फर्स्टली, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स? स्टूडेंट्स, बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन और टारगेटिंग ऑन थ्री मेन लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एलिट, that is the test of NLU Delhi, and thirdly law entrance of Aligarh Muslim University. Students, the importance of Indian Contract Act lies in the fact that it comprises of the major portion of legal reasoning portion in the entrance test. In CLAT as well as in ALET, Contract Act comprises of 12 to 15 questions. In CLAT and in ALET, total number of questions from the legal reasoning part is 35, and out of 35 questions from the legal reasoning, 12 to 15 questions are only from the Indian Contract Act, and the remaining 20 to 22 questions are from Indian Penal Code, Indian Penal Code, Law of Torts and Constitution. So this is the importance of Indian Contract Act because it is the major chunk of legal reasoning in different competitive exams. तो आइए सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें पढ़ना क्या है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है. देखिए, डे टू डे डीलिंग्स में हम जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में हम डे टू डे बेसिस पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो रहे हैं, लेकिन ये सब हमें पता नहीं है कि लीगल टर्मिनोलॉजी में इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी शॉप पर गए, हमने कोई चीज़ परचेज़ करी, उसके लिए हमने पैसे दिए और वो चीज़ हमने खरीद कर ले आए. ये हम एक कॉन्ट्रैक्ट में या एक एग्रीमेंट में एंटर हुए, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी में हमें नहीं पता कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया. सिमिलरली, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस आई, आप बस में एक सफ़र तय किया, ये भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए. तो डेली बेसिस पे हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं जो नोइंगली या अननोइंगली हमें नहीं पता होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अब कॉन्ट्रैक्ट में हम किन एरियाज़ पे फोकस करते हैं या फिर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से क्या क्या एरियाज़ आते हैं. तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में आता है ऑफर. कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे फॉर्म होता है. उसकी अलग अलग स्टेजेस में जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है ऑफर की. ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हमने वर्ड यूज़ किया है वो है प्रपोजल, लेकिन इंग्लिश लॉ में वर्ड यूज़ हुआ है ऑफर. तो अगर हम प्रपोजल या ऑफर को इंटरचेंजेबली यूज़ करें तो उसका मतलब आप एक ही समझिएगा. प्रपोजल और ऑफर कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो इंडियन लॉ में हमने प्रपोजल यूज़ किया है एंड इंग्लिश लॉ में हमने ऑफर यूज़ किया है. तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर? देखिए, ऑफर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दे रखी है, लेकिन कॉमन पार्लेंस में अगर आप पूछेंगे ऑफर क्या है, तो ऑफर सबसे पहली स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट की, जिससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए आप स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू बी टू बाय हिज बाइक. तो ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तुम्हारी बाइक खरीदना चाहता हूँ. तो जब तक ये ऑफर नहीं होगा तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएंगे. अब ऑफर अलग अलग तरीके के होते हैं. एक तो ऑफर होता है एक्सप्रेस, कि आप एक्सप्रेसली अपनी जो इंटेंशन है वो दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता हूँ, या मैं आपको ये ऑफ़र देता हूँ, या मैं आपकी ये चीज़ खरीदने के लिए ऑफ़र देता हूँ. दूसरा होता है इम्प्लाइड ऑफर. इम्प्लाइड ऑफर जब आप एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स, रिटन और स्पोकन कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने कंडक्ट से ऑफ़र देते हैं. फॉर एग्जांपल, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस आई, रुकी, आप बस में चढ़ गए. ये एक इम्प्लाइड ऑफर था
और जब आप चढ़े तो वो ऑफर कंप्लीट हो गया। अब यही हम डिफरेंस पढ़ते हैं ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में। इनविटेशन टू ऑफर का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ट्रीट। ऑफर क्या होता है? ऑफर में सबसे पहले आप अपनी इंटेंशन कम्युनिकेट करते हैं। इंटेंशन कम्युनिकेट करने का मतलब है कि आप दूसरी पार्टी को ऑफर देते हैं, और जब दूसरी पार्टी आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है देन इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एंड ऑफर व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम्स अ वैलिड प्रॉमिस। तो सबसे पहली स्टेज हुई ऑफर। वो ऑफर जब दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो दोनों पार्टीज की तरफ से अपना अपना प्रॉमिस हो गया। अब इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है? हम ऑफर देने की जगह दूसरी पार्टी को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और आप हमें ऑफर दीजिए। ऑफर में हम दूसरी पार्टी को ऑफर दे रहे हैं। तो ऑफर में देयर आर टू पार्टीज, वन हु इज गिविंग द ऑफर एंड द अदर टू हुम ऑफर इज मेड। इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर नहीं देती, वो दूसरी पार्टी को इनविटेशन देती है कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप आइए और आप मुझे ऑफर दीजिए। अब यहीं पे डिफरेंस हो जाता है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, लेकिन जब हम इनविटेशन दे रहे हैं दूसरी पार्टी को कि आप आइए मुझे ऑफर दीजिए, तो अगर दूसरी पार्टी ने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, शॉप्स में क्लोथ्स आपने देखा है कि एक क्लोथ की शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है, वहाँ पे क्लोथ्स बाहर टंग रहे हैं। आपने क्लोथ से अट्रैक्ट हुए और आप शॉप में अंदर गए। आपने ऑफर दिया शॉपकीपर को कि आई वॉन्ट टू बाय दिस पीस ऑफ ड्रेस। तो शॉपकीपर ने जो डिस्प्ले कर रखा है क्लोथ्स को, या फिर कोई मेडिसिन शॉप है वहाँ पे जो डिस्प्ले ऑफ मेडिसिन है, तो ये क्या है? ये है इनविटेशन टू ऑफर। वो शॉपकीपर आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आइए और मुझे ऑफर दीजिए। उस शॉपकीपर ने आपको ऑफर नहीं दिया है। अगर उस शॉपकीपर ने आपको ऑफर दिया होता और आप जाके उसके ऑफर को एक्सेप्ट करते तो वहाँ पे एक वैलिड प्रॉमिस हो जाता। लेकिन उस शॉपकीपर ने आपको इनवाइट किया है कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए। आप जाएंगे और उस शॉपकीपर को ऑफर देंगे। अब ये डिस्क्रिप्शन शॉपकीपर के पास है कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दे। अगर शॉपकीपर आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये हो जाता है वैलिड एक्सेप्टेंस, और अगर शॉपकीपर आपके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है तो देयर इज नो वैलिड एक्सेप्टेंस। लेकिन यहीं पे अगर शॉपकीपर ने आपको ऑफर दिया होता तो शॉपकीपर के पास ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि वो आपके एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर दे, तो वो बाउंड होता आपके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंस है ऑफर में एंड इनविटेशन टू ऑफर में। अब यहीं पे पार्टीज भी चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई ऑफर दे रहा हूँ तो आई एम द ऑफरर एंड यू आर द ऑफरी। ऑफरर होता है जो ऑफर देता है, एंड ऑफरी द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। अब इसको इनविटेशन टू ऑफर वाले केस में सोचिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप आइए और मुझे ऑफर दीजिए। तो यहां पे ऑफरर कौन होगा? यहां पे ऑफरर आप होंगे। मैंने सिर्फ इनविटेशन दिया है कि आप आइए और मुझे ऑफर दीजिए। तो ऑफरर इन दिस केस इज यू एंड ऑफरी इज मी टू whom offer is made. So this is the basic difference between offer and invitation to offer. Similarly, counter offer, cross offer, जनरल ऑफर, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं जिन्हें हम डिटेल में अपनी क्लास में पढ़ेंगे। नाउ सेकेंड टॉपिक विच वी वुड बी डिस्कसिंग इन डिटेल इज एक्सेप्टेंस। देखिए, सबसे पहली स्टेज मैंने आपको बताई ऑफर, क्योंकि जब तक ऑफर नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए स्टेज शुरू नहीं होगी। सो द फर्स्ट स्टेज इज देयर शुड बी अ वैलिड ऑफर। लेकिन अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो उस ऑफर की कोई भी वैलिडिटी या कोई भी यूटिलिटी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए दूसरी स्टेज क्या है? जो ऑफर दिया गया है उस ऑफर को कोई पार्टी एक्सेप्ट करे। तो बिना एक्सेप्टेंस के ऑफर किसी काम का नहीं है। इसी को हम कहते हैं ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। क्योंकि जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक दोनों पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस से बाउंड नहीं होंगे। अब इसको ऐसे समझिए, ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना फ़ोन बेचना चाहता हूँ। अगर बी इस ऑफर को कभी एक्सेप्ट ना करे तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हो पाएगा या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा।
अब एक्सेप्टेंस में ये बात आती है कि ऑफर को क्या ये ज़रूरी है कि जैसा ऑफर दिया गया है ऑफरी को वही ऑफर एक्सेप्ट करना है? ऑफरी कौन होता है? जिसे ऑफर दिया गया है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है कि एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब है कि जैसा ऑफर दिया गया है वैसा ही एग्जैक्टली सेम उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एग्जैक्टली सेम एक्सेप्टेंस का मतलब कि अगर ए ने ऑफर दिया है कि मैं अपना ये फ़ोन 10,000 रुपये में बेचूंगा, तो बी को ए का ऑफर एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर बी ये कंडीशन लगा देता है कि 10,000 में नहीं, मैं 9,000 में खरीदूंगा, तो ये ऑफर रिजेक्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड मतलब जैसा ऑफर दिया गया है वैसा ही आप ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। ऑफर में आप कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर ऑफर में ऑफरी ने कोई भी कंडीशन लगा दी या ऑफर को कुछ भी मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पे ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। अब नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की स्टेज में, वो होता है कंसिडरेशन। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ए ने बी को ऑफर दिया था कि मैं अपना फ़ोन बेचना चाहता हूँ। बी ने ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपका फ़ोन खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ए ने जो ऑफर दिया था, आई ऑफर टू सेल माई फ़ोन, प्रॉमिस में कन्वर्ट होने के बाद ये स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो गया? आई प्रॉमिस टू सेल माई फ़ोन। बी ने जो एक्सेप्टेंस दी थी कि आई एक्सेप्ट टू बाय योर फ़ोन, प्रॉमिस में कन्वर्ट होने के बाद अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? आई प्रॉमिस टू बाय योर फ़ोन। तो ए और बी, ऑफरर एंड ऑफरी, दोनों पार्टीज अपने अपने प्रोमिस से बाउंड होंगी। लेकिन क्या सिर्फ प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा या अल्टीमेटली प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं। प्रॉमिस coupled with consideration becomes agreement। coupled with consideration means प्रॉमिस को एग्रीमेंट में कन्वर्ट होने के लिए एक और स्टेज फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो स्टेज है कंसिडरेशन की। और कंसिडरेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म होने में, क्योंकि सेक्शन 25 कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब मैं आगे आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा कि वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड का मतलब क्या होता है, एंड इलीगल एग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए, वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिन्हें लॉ एनफोर्स नहीं करता। ये मैं आगे आपको इन डिटेल समझाऊंगा। तो थर्ड स्टेज क्या है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? कंसिडरेशन। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। नाउ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस को एग्रीमेंट में बदलने के लिए किस चीज की जरूरत है? कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन होता क्या है? कंसिडरेशन को हम कॉमन पार्लेंस में कहते हैं कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस। आपके प्रॉमिस की क्या कीमत है उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा था, ए ने बी से कहा कि मैं अपना फोन बेचना चाहता हूं 10,000 रुपये में। बी ने कहा कि मैं तुम्हारा फोन खरीदने के लिए तैयार हूं 10,000 रुपये में। तो ए को इस एग्रीमेंट से क्या मिल रहा है? ए को मिल रहा है 10,000 रुपये, क्योंकि ए अपना फोन दे रहा है बी को और बदले में क्या ले रहा है? 10,000 रुपये। बी को इस एग्रीमेंट से क्या मिल रहा है? फोन। बी 10,000 रुपये दे रहा है और बी को इन रिटर्न क्या मिल रहा है? फोन। तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में ए की तरफ से कंसिडरेशन क्या हुआ? ए की तरफ से कंसिडरेशन हुआ मोबाइल फोन, एंड बी की तरफ से कंसिडरेशन क्या हुआ? ₹10,000। ए के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? ₹10,000। एंड बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? मोबाइल फोन। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इस एग्जांपल को दोबारा लेते हैं। ए ने बी से कहा कि मैं अपना फोन बेच रहा हूं 10,000 रुपये में। बी ने कहा कि मैं तैयार हूं तुम्हारा फोन 10,000 रुपये में खरीदने के लिए। तो कंसिडरेशन आप सिंपल टर्म्स में ये समझिए कि जिस भी चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद हमें जो भी चीज़ इन रिटर्न मिल रही है हमारे प्रॉमिस के, उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो ए को इस एग्रीमेंट में क्या चीज़ मिल रही है? ए को मिल रहा है 10,000 रुपये। तो ए की तरफ से कंसिडरेशन क्या है? ₹10,000। तो जो ए की तरफ से कंसिडरेशन है वो बी के लिए कंसिडरेशन है। तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? 10,000 रुपये। और ये कंसिडरेशन कौन दे रहा है? ए। अब बी की तरफ से क्या कंसिडरेशन आ रहा है?
मोबाइल फोन, सॉरी, ए की तरफ से कंसिडरेशन आ रहा है मोबाइल फोन एंड बी की तरफ से कंसिडरेशन आ रहा है 10,000 रुपये। तो जो ए की तरफ से कंसिडरेशन है दैट इज मोबाइल फोन, वो बी के लिए कंसिडरेशन है। बी के लिए कंसिडरेशन कैसे है कि बी इस एग्रीमेंट में क्यों एंटर हो रहा है, वो हो रहा है मोबाइल फोन खरीदने के लिए। तो ए जो कंसिडरेशन दे रहा है वो उस कंसिडरेशन के लिए बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। सिमिलरली बी जो कंसिडरेशन दे रहा है, बी क्या कंसिडरेशन दे रहा है 10,000 रुपये, इस कंसिडरेशन के लिए ए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। तो हमने कंसिडरेशन को पढ़ा, कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस या समथिंग इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। तो ए ने यहां पे क्या प्रॉमिस किया था कि मैं अपना फोन दूंगा, तो ए के लिए क्या कंसिडरेशन है 10,000 रुपये। दोबारा यहां पे समझिए, कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस या समथिंग इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। ए के प्रॉमिस के रिटर्न में क्या मिल रहा है वो ए के लिए कंसिडरेशन है। तो ए ने क्या प्रॉमिस किया है, मैं अपना फोन बी को बेचूंगा। तो बी की तरफ से क्या कंसिडरेशन मिल रहा है ए को अपने प्रॉमिस के रिटर्न में, बी ए को मिल रहे हैं 10,000 रुपये। सिमिलरली बी ने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं 10,000 रुपये आपको दूंगा आपके फोन के बदले। तो जो बी का प्रॉमिस है उसके बदले में बी को क्या मिल रहा है, बी को मिल रहा है ए का मोबाइल फोन। तो यह है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता या कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। कंसिडरेशन दोबारा समझिए, कंसिडरेशन होता है जिस भी चीज के लिए पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद बदले में जो भी चीज उन्हें मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम शॉप पर जाते हैं और हमने शॉप वाले को 10 रुपये दिए कि भैया हमें किटकैट चॉकलेट दे दीजिए। तो हमारी तरफ से शॉप वाले को क्या कंसिडरेशन दिया जा रहा है 10 रुपये, और शॉप वाले की तरफ से हम लोगों को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है किटकैट चॉकलेट। हमने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 10 रुपये दूंगा, तो हमें अपने प्रॉमिस के बदले में क्या कंसिडरेशन मिल रहा है चॉकलेट, और शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको चॉकलेट दूंगा, तो उसे अपने प्रॉमिस के रिटर्न में क्या मिल रहा है 10 रुपीज। तो यही होता है कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। आपको अपने प्रॉमिस के बदले में क्या मिल रहा है उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। ये हम डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने 3 स्टेजेस पढ़ ली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट स्टेज इज देयर हैज टू बी एन ऑफर। सेकंड स्टेज इज ऑफर हैज टू बी एक्सेप्टेड। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। थर्ड स्टेज इज प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन रिजल्ट्स इनटू एन एग्रीमेंट। पर क्या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली टर्न हो जाता है? इसका आंसर है नो। फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज टू बी एन एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है वॉइड्स एग्रीमेंट्स का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं दैट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मीनिंग देयर बाय जो एग्रीमेंट्स लॉ से एनफोर्स हो जाते हैं वो बदल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, और जो एग्रीमेंट्स लॉ से एनफोर्स नहीं होते उन्हें हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। तो फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज टू बी एन एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या लॉ हर एग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा? अगर ऐसा होता कि लॉ हर एग्रीमेंट को एनफोर्स कर देता तो इसका मतलब है कि हर एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। लेकिन अगर लॉ एनफोर्स ना करे तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच अगर कोई वैलिड एग्रीमेंट हुआ है किसी चीज़ को बेचने का या खरीदने का या किसी ट्रेड करने का, तो इस एग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स करेगा। तो ये एग्रीमेंट किस में टर्न हो जाएगा या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन मान लीजिए ए बी से कहता है कि मैं एक ट्रेजर डिस्कवर करूंगा बाय मैजिक, यहां पे मैं एक खजाना ढूंढकर दिखाऊंगा, तो लॉ ऐसे एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, या फिर लॉ कहता है कि मैं ऐसे एग्रीमेंट्स को एनफोर्स नहीं करूंगा। तो जिन एग्रीमेंट्स को लॉ एनफोर्स नहीं करता उन्हें हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स, और जिन एग्रीमेंट्स को लॉ एनफोर्स कर देता है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो हो जाते हैं कन्वर्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए,
ए ने बी से कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, सी का मर्डर कर दो। ए की तरफ से ऑफर था, बी की तरफ से एक्सेप्टेंस था, कंसिडरेशन था, प्रॉमिस हो गया, एग्रीमेंट हो गया। ए और बी के बीच क्या एग्रीमेंट हो गया कि ए बी को 1 लाख रुपीज देगा और बी उसके बदले में ए के लिए किसी का मर्डर करेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ऐसे एग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स करेगा? तो कॉमन सेंस अगर हम अप्लाई करेंगे तो प्राइमा फेसा हमें क्या दिख रहा है कि लॉ कभी भी ऐसे एग्रीमेंट्स को एनफोर्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट्स का जो ऑब्जेक्ट है या जो कंसिडरेशन है वो इलीगल है और लॉ कभी भी इलीगैलिटी को एनफोर्स नहीं करता। तो ये एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं होगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ की ज़रूरत है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट को लॉ की एनफोर्सिबिलिटी नहीं मिलती तो कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अगर किसी एग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स करने से मना कर देता है या लॉ एनफोर्स नहीं करता है तो उस एग्रीमेंट को हम कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते। हम कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हीं एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करा सकते हैं जिन्हें लॉ ने अपनी एनफोर्सिबिलिटी दे दी है। मतलब वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, सी का मर्डर कर दो, अगर इस केस में मर्डर हो गया और ए बी को 1 लाख रुपए ना दे या फिर ए ने बी को 1 लाख रुपए दे दिए और बी ने सी का मर्डर नहीं किया, तो दोनों ही केसेस में ये एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है, लेकिन लॉ ने कभी इस एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं किया था और लॉ के एनफोर्स ना करने की वजह से इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में दूसरी पार्टी के खिलाफ सू नहीं कर सकते या फिर केस नहीं कर सकते। तो अगर बी ने ब्रीच किया इस एग्रीमेंट का या ए ने किया, दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट में जाके इस एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करा सकती। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो वैलिड एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अग्रीव पार्टी जो है जिसका नुकसान हुआ है वो दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। तो ये है कंसिडरेशन। तो अभी तक हमने 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ली। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, प्रॉमिस कपल्ड विद कंसिडरेशन गिव्स आउट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ गिव्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी, अगर इसमें से एक भी स्टेज मिसिंग होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। यही होते हैं असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें और भी असेंशियल्स होते हैं। और असेंशियल्स कैसे होते हैं? जैसे होता है कंसेंट। भाई आपने ऑफर दिया, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, कंसिडरेशन था, एग्रीमेंट था, सब था, लेकिन अगर किसी पार्टी की फ्री कंसेंट ही नहीं थी तो क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। भाई कॉमन सेंस पे सोचिए, अगर कोई आपके सर पे पिस्टल रख के आपसे किसी कागजात पे साइन करवा रहा है या आपसे कह रहा है कि ये घर मुझे बेचो, तो आपने ऑफर दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, कंसिडरेशन भी दिए, उसने रुपए भी दिए, हर चीज़ हुई, लेकिन क्या आपकी कंसेंट फ्री थी? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए देयर हैज़ टू बी फ्री कंसेंट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? देखिए, फ्री कंसेंट का जनरल मतलब तो यही है कि पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है अपनी मर्जी से, उसके ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती या कोई भी कंपल्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन 14 टू सेक्शन 21 या 22 ये बताते हैं कि कब कब कंसेंट फ्री नहीं होगी। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये बताने की जगह कि फ्री कंसेंट क्या होती है, कुछ सिचुएशंस बता दी हैं कि अगर ये सिचुएशंस होंगी तो इसको हम मानेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है। मतलब अगर इन सारी सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि कंसेंट फ्री है। अब वो सिचुएशंस क्या हैं? सबसे पहले है कोर्जन, सेक्शन 15। कोर्जन क्या है? आप किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हो। तो अगर आप किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हो तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। सेकेंडली, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप किसी पे जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन ऐसा होता है कि मास्टर इस पोजीशन में होता है कि वो अपने सर्वेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी विल को कैप्चर कर सकता है या डोमिनेट कर सकता है। सिमिलरली टीचर स्टूडेंट, तो अगर टीचर स्टूडेंट की विल को डोमिनेट करके गलत तरीके से उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है
और उसकी 1 लाख रुपए की चीज़ फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये में खरीद लेता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट की कंसेंट फ्री नहीं थी। फिर आते हैं फ्रॉड। अगर ए बी के ऊपर फ्रॉड एक्सरसाइज करता है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लेता है, तो ये भी कंसेंट फ्री नहीं होगी। सिमिलरली मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये बहुत सारे टाइप्स के सिचुएशंस हैं या सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर इनमें से एक भी सिचुएशन हुई तो हम कंसेंट को फ्री नहीं मानेंगे। अब मान लीजिए अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री नहीं थी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या होगा? उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड एबल, विच इज एबल ऑफ बिकमिंग वॉइड। पार्टीज के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान ले, या अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दे, हटवा दे। अब क्या ये ऑप्शन दोनों पार्टीज के पास है? तो इसका आंसर है नो। जिस पार्टी ने फॉर एग्जांपल फ्रॉड किया है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही गिल्टी है, उसकी मतलब वो गलत फुट पे खड़ा है, गलत है वो पार्टी। ऑप्शन किसके पास है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कराने का या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराने का? जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है, मतलब जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी। तो अगर किसी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है तो लॉ उसे ये ऑप्शन देता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए वो पार्टी सोचे कि कोई बात नहीं, मेरे साथ फ्रॉड हुआ या मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे फायदे के लिए हुआ या इस कॉन्ट्रैक्ट में जो रुपए मुझे मिल रहे हैं उससे मैं सेटिस्फाइड हूं, तो वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराएगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा? वैलिड। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रह सकता है अगर पार्टी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज ना करे, वो कहे कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी अगर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करती है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का या रिसाइन करने का, तो फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? वॉइड में। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। वॉइड एग्रीमेंट जिसे लॉ इन्फोर्स नहीं करता, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो या तो वैलिड रह सकता है या बाद में वॉइड हो जाता है, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड थे लेकिन पार्टीज के ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद वो वॉइड हो गए। तो यहां तक हमने पढ़े कॉन्ट्रैक्ट के मेन असेंशियल्स: ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सड बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। और इन सारी स्टेजेस के बाद भी पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब हम अगला पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स की सिचुएशंस क्या क्या है या किन एग्रीमेंट्स को हम वॉइड कह सकते हैं। तो सेक्शन 26 टू सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनिशिएट्स द वेरियस कैटेगरीज इन विच एग्रीमेंट्स आर वॉइड। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी को कोर्ट ऑफ लॉ में अपना राइट एक्सरसाइज करने से रोक रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, तो लॉ ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड कहता है। क्यों? क्योंकि अगर लॉ ने आपको ये राइट दिया है कि अगर आपका कोई राइट ब्रीच हो रहा है या कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। तो अगर दूसरी पार्टी आपके साथ कोई एग्रीमेंट करती है कि राइट ब्रीच होने पे आप कोर्ट नहीं जाएंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को लॉ इन्फोर्स नहीं करता। लॉ कहता है कि ये वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को उसका लीगल राइट एनफोर्स करने से कोई भी एग्रीमेंट नहीं रोक सकता। सिमिलरली एग्रीमेंट्स विच आर अनसर्टेन इन देयर टर्म्स। ए ने बी को, ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे ऑयल सप्लाई करिएगा, पर यह डिसाइड नहीं हुआ कि विच टाइप ऑफ ऑयल सप्लाई करना है। इट कुड बी मस्टर्ड ऑयल, इट कुड बी कोकोनट ऑयल, इट कुड बी केरोसिन ऑयल। तो यहां पे सिर्फ ऑयल लिखा था कि ऑयल सप्लाई होना है। तो इस केस में लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है, और लॉ डज नॉट एनफोर्स अनसर्टेनिटी। लॉ ये कहती है कि ये पार्टीज के ऊपर है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के टर्म्स को डिसाइड करे, सर्टेन करे। अगर एग्रीमेंट के टर्म्स ही अनसर्टेन है तो लॉ कभी ऐसे एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करती। तो इन सारे एग्रीमेंट्स को हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स, चाहे उनके टर्म्स अनसर्टेन हो या फिर पार्टी दूसरी पार्टी को उसका लीगल राइट एक्सरसाइज करने से रोक रही हो, या फिर पार्टी किसी का ट्रेड करने का एक्सरसाइज रोक रही हो। Now next we'll move on to डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक इंग्लिश लॉ की डॉक्ट्राइन है। इंग्लिश लॉ की डॉक्ट्राइन क्या है कि पार्टीज उन्हीं टर्म्स को या उन्हीं चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट
उन्हीं चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं जो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर ए और बी के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को या ऐसे टर्म्स को लॉ प्रैक्टिकल नहीं मानता। लॉ कहता है कि ये इम्पॉसिबल है ये एक्ट करना। तो ऐसे इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल एक्ट्स को लॉ एनफोर्स नहीं करता। तो जो भी चीज़ इम्पॉसिबल है करना, उनको हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। अब इसमें इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरी होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कोई काम शुरुआत से करना ही इम्पॉसिबल था तो लॉ कभी भी उसे एनफोर्स नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा, तो ये शुरुआत से ही इम्पॉसिबल है करना, ए कभी भी ये काम नहीं कर सकता, तो लॉ शुरुआत से ही इसे कभी एनफोर्स नहीं करेगा। इसे हम कहेंगे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि जब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड था। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपसे शादी करूंगा, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद बिफोर द डेट ऑफ मैरिज ए की डेथ हो गई, तो अब क्या ए को बी से शादी करना या बी का ए से शादी करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस दिन ए और बी के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड था। लेकिन बाद में ड्यू टू द डेथ ऑफ बी, ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो पहले करना वैलिड था, पॉसिबल था, अब ये इम्पॉसिबल हो गया है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इसी को इंग्लिश लॉ में नाम दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? द पर्पस फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड इनटू गॉट फ्रस्ट्रेटेड। पर्पस और किस चीज से फ्रस्ट्रेट हो सकता है? जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, जिस चीज के लिए पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पहले करना पॉसिबल था अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए और बी दो अलग अलग कंट्रीज के ट्रेड्समैन हैं, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको ये गुड सप्लाई करूंगा और आप रिटर्न में इतने रुपए मुझे दोगे। जब दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तब दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों की कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन थे वो बहुत कॉर्डियल थे। बाद में ए की कंट्री ने बी की कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। तो लॉ में ये है कि अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो उन दो कंट्रीज के बीच में कोई भी व्यापार, कोई भी ट्रेड नहीं होता है, और अगर कोई भी ट्रेड करेगा तो वो इलीगल होगा। तो जब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ट्रेड करने का तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। जो पहले पॉसिबल था वो अब इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल क्यों हो गया? ड्यू टू इलीगैलिटी। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। नाउ नेक्स्ट विल मूव ऑन टू क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ये जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं ये हम बहुत डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनका मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेकिन ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी इतना है कि आपको इनके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्ट की बुक पढ़ेंगे या गूगल करेंगे तो थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझ पाएंगे, लेकिन इन डिटेल हम अपनी क्लास में डील करेंगे। अब नेक्स्ट है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वाज़ी का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए सारे एसेंशियल्स होना ज़रूरी है। सारे एसेंशियल्स कौन से? जो हमने शुरुआत में पढ़े थे कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए एंड सो ऑन। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स मौजूद नहीं होते, लेकिन फिर भी लॉ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा देता है। लॉ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा क्यों दे रहा है? ताकि दूसरी पार्टी किसी भी पार्टी का नुकसान ना ले पाए। ताकि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी का अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल एग्जांपल है, आप बैंक में गए, आपने बैंक में 1 लाख रुपए का चेक दिया एंड कैशियर ने बाय मिस्टेक आपको 1 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए दे दिए। अब वो कहता है कि मैंने बाय मिस्टेक आपको दे दिए, मुझे प्लीज़ 9 लाख रुपए वापस कर दें। आप क्या कहेंगे कि मेरे आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं, तो आई एम नॉट बाउंड टू रिटर्न यू ₹9 लाख। यहाँ पे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का रूल आता है।
क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट ये कहते हैं कि भले ही आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट के सारे असेंशियल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी हम इन्हें क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में मानते हैं। तो यहाँ पे बी इज बाउंड, जिसको बाय मिस्टेक 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, वो बाउंड है कि कैशियर को रुपए लौटाए। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट के और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज, एजेंसी। लेकिन जो मेजर चंक रहता है वो आपका शुरुआत के इन्हीं पोर्शन से रहता है, और यही सबसे कंसेप्चुअल पार्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्ट्रैक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 75 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम दिस पार्ट जो हमने पढ़ा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 एंड देन सेक्शन 124 टू सेक्शन 237। तो अभी तक जो हमने मेजर पढ़ा वो पढ़ा सेक्शन 1 से 75 तक, और इसी से आपके 70 से 80% क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जो सेक्शन 124 से लेकर 237 तक का पार्ट है वो हम आपको डिटेल में करेंगे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, वो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो यही वाला पार्ट है। अब यहाँ पे तो पूरा आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का एक ओवरव्यू हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे कैसे पढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट की हमारी क्या अप्रोच रहेगी। अब आते हैं एग्जाम्स पे। देखिए, सब्जेक्ट एक ही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच हमारी अलग अलग होगी। हम ऐसा नहीं है कि क्लैट एलेट के लिए पढ़ रहे हैं, एएमयू बीएचयू डीयू के लिए पढ़ रहे हैं तो सबके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक ही तरीके से पढ़ना है, या कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ने की हमारी अप्रोच सेम है। हमें अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो बैट्समैन वही है, लेकिन उसे अपनी अप्रोच बदलनी पड़ती है, अगर वो स्पिन खेल रहा है या फास्ट बॉलर के खिलाफ खेल रहा है या फिर डिफरेंट ग्राउंड्स पर खेल रहा है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा आ गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने का जो तरीका है या एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपको अपनी अप्रोच कैसे रखनी है। क्लैट और एलेट की जो अप्रोच है वो ब्रॉडली कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच मतलब वो लोग आपके कॉन्सेप्ट्स चेक करते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कॉन्सेप्ट्स कैसे चेक करते हैं? क्लैट ने इस बार फर्स्ट टाइम से अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। क्लैट का पैटर्न हो गया है कि एक प्रपोजिशन होगी और उस प्रपोजिशन से रिलेटेड आपके 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे। वो जो प्रपोजिशन होगी वो बेसिकली एक फैक्चुअल सिचुएशन होगी। अब वो जो फैक्चुअल सिचुएशन होगी उसको आप ये मानिए जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन, उस तरीके से होगा। लेकिन वो प्योरली इंग्लिश ना होके वो लीगल लैंग्वेज में होगी। कॉन्ट्रैक्ट के किसी कॉन्सेप्ट को उठाकर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा और उस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब वो जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सिर्फ उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के सॉल्व नहीं होंगे। उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई करना है, तभी आप वो जो क्वेश्चंस हैं उनको क्रैक कर पाएंगे। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतना इजीली हमारे लिए ये हो जाएगा। और आप ये देखें तो ये वाला पैटर्न बेसिकली इजी है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ का रेक्टिफिकेशन, मेमोराइज करना, मगअप कर लेना, कि आपने एक चीज़ पढ़ी और उसको मगअप कर लिया, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एग्जाम में जब प्रेशर होता है और टाइम लिमिट होती है तब हमें वो चीज़ याद नहीं आ पाती। एलेट का भी पैटर्न बेसिकली सेम है, बस डिफरेंस ये है क्लैट में कॉम्प्रिहेंशन होता है और उस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। एलेट में प्रिंसिपल है, फैक्चुअल सिचुएशन है, और उस प्रिंसिपल को पढ़ के उन फैक्ट्स को अप्लाई करके आपको आंसर देना है। तो बेसिकली एलेट एंड क्लैट बोथ डील्स मेजरली ऑन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बात आती है एएमयू की। एएमयू का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है और इस बार तो एएमयू का पैटर्न पूरा ही चेंज हो गया है। इससे पहले एएमयू का जो मार्क्स डिवीजन होता था वो होता था 75:25। 75 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे एंड 25 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, पर इस साल से 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न कर दिया है। अब जब आप ये देखिए, जब 25% ऑफ द वेटेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बढ़ गई है तो लीगल एप्टीट्यूड पोर्शन का भी जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा। अब लीगल एप्टीट्यूड में जो कॉन्ट्रैक्ट आता है, एएमयू में जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो क्लैट और एलेट वाला नहीं आएगा। एएमयू का पेपर बेसिकली एक थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो एलेट में वो आपसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वो आपसे पूछेंगे वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, या फिर वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे दी
और ऑप्शन दे दिया कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट है या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो एएमयू में ये आपके डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। एएमयू को क्रैक करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मगअप करनी पड़ेगी। जैसे उन्होंने एक मैगजीन दे दी या उन्होंने एएमयू में डायरेक्ट ये पूछ दिया कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, किस सेक्शन में ये दे रखा है। तो एएमयू के एग्जाम के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दे रखा है। सिमिलरली उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी कंसेंट फ्री नहीं है, तो उसमें आप वो ऑप्शन लगा देंगे। तो एएमयू का पैटर्न थोड़ा थ्योरेटिकल है और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको थोड़ा सा मेमोराइज करना है और उनको प्रैक्टिस में लाना है। हमने आज अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पूरा ओवरव्यू देखा, बर्ड आई व्यू देखा। इसमें हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लासेस में तो किन किन कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया वो एक बहुत बर्ड आई व्यू बताया, लेकिन जब हम इन्हें क्लासेस में डील करेंगे तो इनको कॉन्सेप्चुअली हम और आपकी क्वेरीज लेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स कराएंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व कराएंगे, जिससे आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेगी। फॉर नाउ we'll end up. Thank you very much. For more interesting and learning videos, please subscribe our YouTube channel. Our online crash course for CLAT, ALET, BHE Law and other law entrance exams are going to start from 25th April 2020. For more details, kindly visit www.pathshalaclasses.com. बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन आप कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पे भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।